नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं स्वागत चित्रांग नेट जेआरएफ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम पुनः 50 क्वेश्चनों के साथ रूबरू होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को ये क्लासेस हैं बहुत पसंद आ रही होंगी। आप इनको अपना प्रेम और अमूल्य समर्थन दे रहे होंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी का फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए हम पहले क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने भूस्खलन से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कौन संबंधित है। तो बिल्कुल हम जब भी बात करते हैं भूस्खलन की तो इससे क्या बात करते हैं कि आधार सेल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज को द्रुत अभ्यगम्य संचलन या गति, ठीक है ना। यानी भूसंकलन क्या होता है, यानी अपशिष्ट सेल के स्थानांतरण या द्रव्यमान संचलन के प्रकार जैसे मृदा हिमरहित सामूहिक रूप को भूस्खलन कहते हैं। यानी कि भूमि का एक नॉर्मल सी बात देखें, भूमि का नीचे खिसकना, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। सर्वाधिक पहाड़ी प्रदेशों में ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम भूस्खलन की तीव्रता या आकार, भूगर्भिक संरचना, भूमि का ढाल, चट्टानों के झुकाव का कोण, चट्टानों की प्रकृति तथा मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। तो याद रखना भूस्खलन किससे संबंधित है, आपके आधार सेल और भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से जो शुष्क पुंज को द्रुत अभ्यगम्य होता है उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें हम। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही प्यारा है। निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी हमें एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। अब हमको ये फाउंड आउट करना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं आटाकामा मरुस्थल की, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। गोबी का मरुस्थल केंद्रीय एशिया के अंदर देखने को मिलता है, और गोबी के मरुस्थल को कहा जाता है कि एशिया का सबसे ठंडा या विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पूछता है, थार का मरुस्थल है, ठीक है ना। और सर्वाधिक बड़ा पूछता है तो आपका सारा डेजर्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं सोनोरन मरुस्थल पश्चिम एशिया, नहीं पश्चिम एशिया के अंदर नहीं है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। आगे बात करते हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, आपके ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है। कौन कौन से है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सोनोरन मरुस्थल आपके पश्चिम एशिया में स्थित ना होकर के उत्तर अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आगे अंत समुद्री कैनियन के उद्भव के पांकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से एक थे। हमें अंत समुद्रीय जो धारा थे, जो पांकिल, उसके धारा से सिद्धांत किसने दिया था, हमें वो बताना है। तो किसने दिया था, डेली ने। किसने, डेली ने। क्योंकि अंत समुद्री कैनियन के उद्भव की पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादक आपके डेली हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान डेली ने सन 1915 ईस्वी में प्रवाल भित्ति से संबंधित महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखना अमेरिकी प्रसिद्ध विद्वान है डेली। 1915 के अंदर इन्होंने क्या किया था, 1915 में इन्होंने प्रवाल भित्ति से संबंधित महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, आपके डेली ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, पेन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है। पेन प्लेन शब्द किसकी ओर संकेत करता है। तो बिल्कुल किसकी ओर करता है, ये बाढ़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदानों की ओर। जो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ों के द्वारा जो मैदान बनते हैं, ठीक है, उनसे जो मैदानों का निर्माण होता है उनकी तरफ करता है पेन प्लेन शब्द इंगित, ठीक है। तो बिल्कुल पेन प्लेन शब्द क्रिक में दिया है। क्रिक के अनुसार पेन प्लेनेस चक्र का अंतिम परिणाम है। पेन प्लेस चक्र है उसका अंतिम परिणाम है कौन सा, पेन प्लेन, ठीक है। इसका निर्माण कई बाढ़ के मैदानों के मिलने से होता है। इनका कहना है कि डेविस तथा उनके अनुगामियों ने, किसने, उनके अनुगामियों ने 6 जल विभाजक दर तथा उनके स्थानांतरण को आवश्यकता से अधिक महत्व दे डाला है। जबकि जल विभाजकों की 6 दर बहुत कम होती है और अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में तो और भी कम देखने को मिलती है, ठीक है।
तो किसके बारे में, पेन प्लान किसको करता है, जो बाढ़ निर्मित क्षेत्र होते हैं उनको इंगित करने का काम करता है पेन प्लान, ठीक है ना। और पेन प्लान को देने का जो क्रिक ने दिया था, किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्रम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा जल का अवनयन क्या कहलाता है। क्या अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपका संक्षारण। क्या, संक्षारण। संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानें, कौन सी, संक्षारण प्रक्रिया के द्वारा जो नदी के जल में बहते हुए संपर्क में आती हैं चट्टानें, उनके घुलनशील पदार्थ घुल करके सेल से अलग हो जाते हैं, उनमें घुल करके क्या होते हैं, वो सेल से अलग हो जाते हैं, ठीक है, तथा जल के साथ मिल जाते हैं। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील नमक उससे अलग होकर नदी में बहने लगता है, जो अधिकांश भाग होता है वो नदी में क्या करने लगता है, बहने लग जाता है। और भूमिगत जल द्वारा भी चट्टान के घुलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं, और भूमिगत जल के द्वारा जो चट्टान के घुलनशील पदार्थ हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जल स्रोतों द्वारा ऊपर आकर सरिता में मिल जाते हैं, और जल स्रोतों द्वारा क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और फिर आकर के नदियों के अंदर समाहित हो जाते हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सौर स्पेक्ट्रम को जब उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो इनमें से हम अगर करना चाहें तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा एक्सरे, कौन सा, एक्सरे। एक्सरे के बाद में आएगा पैराबैंगनी, और पैराबैंगनी के बाद में आएगा हमें सूक्ष्म तरंगें, फिर टेलीविज़न तरंगें, ठीक है। सौर स्पेक्ट्रम, उनके तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम इस प्रकार से है, पहले एक्सरे, ठीक है, और एक्सरे के बाद में पैराबैंगनी, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी के बाद में जब हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, उसके बाद में जब हम बात करते हैं टेलीविज़न तरंगें, कौन सी तरंगें, टेलीविज़न तरंगें, ठीक है ना। इधर से पूछता है तो ये तो हो गया अवरोही क्रम, और इधर से पूछता है तो आरोही क्रम, ठीक है। एक्सरे, पैराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगें और टेलीविज़न तरंगें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, वायुमंडल द्वारा परिवर्तित, वायुमंडल द्वारा परिवर्तित ऊर्जा है, तो वायुमंडल द्वारा परिवर्तित ऊर्जा क्या है। सामान्यतः दृश्यमान, देखिए इसको यूजीसी नेट के द्वारा क्या गया था, बोनस दिया गया था, पर हम इसका थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा सामान्यतः, वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की तरह से लघु ऊर्जा होती है। क्या होती है, लघु ऊर्जा होती है, जो कि वायुमंडल को भेदती है, भेदती नहीं है। और वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.49 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो लघु ऊर्जा होती है, पहले याद रखना, ये वायुमंडल को भेदती नहीं है। दूसरी बात याद रखना कि ये वायुमंडल की बाहरी सीमा से सूर्य से प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी क्या करती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके लिए विलोपित करते हुए छात्रों में समान अंक प्रदान किए थे आपकी यूजीसी नेट ने। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय जेट धारा, पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से बताना है कि आपको ध्रुवीय जेट धारा के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। जैसे बात करूं मैं आपके सामने कि ग्रीम्स काल में ये उत्तर की ओर गतिमान होती है, ग्रीम्स काल में उत्तर की ओर गतिमान होती है, ये तो सत्य है कि ग्रीम्स काल में क्या होता है, ये उत्तर की ओर गतिमान होती है। ये सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है, बिल्कुल, ये सतही तूफान का जो परिसंचरण है उसको ऊर्जा देने का काम करती है। आगे है, इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है, बिल्कुल इसकी अवस्थिति है ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप देखने को मिलती है। ऑप्शन डी है। इसका वेग ग्रीम्स काल में अधिक होता है, नहीं, इसका वेग ग्रीम्स काल में अधिक देखने को नहीं मिलता। तो उसने क्या कहा है,
पोलर या जेट स्ट्रीम के बारे में? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर गतिमान होती है, बिल्कुल सही है। ये सतही तूफान के परिसंचरण तंत्र को क्या करती है? ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, थोड़ी सी विश्लेषण कर लेते हैं इसका भी, फिर चलेंगे आगे की ओर। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसे समताप उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल में शीत ऋतु के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। समताप मंडल में और शीत ध्रुव के ऊपर क्या होता है? तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। आगे, जिस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्मकाल में इसका वेग कम हो जाता है। वहाँ पर क्या दे रखा था? अधिक हो जाता है, जबकि क्या होता है? ग्रीष्मकाल में इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तथा दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। और जो इसकी दिशा रहती है बहने की, वो कौन सी हो जाती है? पूर्व की ओर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है, वो हमें बताना है। तो कितना अधिक हो सकता है? 4% से अधिक हो सकता है। प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह निम्नलिखित में से फलीभूत होता है। ऊर्ध्वाकार वायु प्रवाह है, वो कौन सी स्थिति है जिसमें फलीभूत होता है? तो कौन सी स्थिति के अंदर होता है? वो ऊपरी रूपांतरण में। किसमें? ऊपरी रूपांतरण में। थोड़ा सा समझें इसको। चक्रवात के विपरीत, किसके? चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को परिचक्रवात कहते हैं। यानी कि इसके विपरीत वाले ही इसको क्या कहेंगे? परिचक्रवात, और इसको चक्रवात। ठीक है, क्योंकि उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, जैसे उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर, ठीक, वायु की दिशा में चलने वाले अपसारी यानी डाइवर्जेंट और वायु परिसंचरण के लिए एंटी साइक्लोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एफ गाल्टन ने 1861 में किया था। याद रखना है आपके किसके लिए? उच्च वायुदाब वाले केंद्र से बाहर की ओर, उच्च वायुदाब केंद्र से, यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र, इधर निम्न वायुदाब केंद्र है, यहाँ से बाहर की ओर चारों दिशाओं में चलने वाले अवसारी वायु परिसंचरण तंत्र के लिए एंटी साइक्लोन का जो नाम दिया था या सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था आपके एफ गाल्टन ने। किसने? एफ गाल्टन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। अब बात करते हैं प्रतिचक्रवात। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है। ठीक, आगे चले हम। आगे क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, तो वो कौन सा देखने को मिलता है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण सोडियम क्लोराइड है, और समुद्र में सोडियम क्लोराइड की मात्रा प्रति 1000 ग्राम जल में कितनी पाई जाती है? 27.213 ग्राम। ठीक है ना, जो कुल लवणों का 77.8% है। कुल लवणों का कितना पाई जाती है? 77.8%। वापस याद रखना, समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, तो वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और ये कितने तक देखने को मिलता है? 1000 ग्राम में 27.213 ग्राम। और अगर हम बात करें कुल लवण की, तो उसमें 77.8% देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 बेहद ही प्यारा है। जल चक्र में बाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? जल चक्र में बाष्पीकरण से पहले क्या आता है? ठीक है, आपका क्या आता है? तो पहले ताप आएगा।
ताप आएगा तभी तो होगा, क्योंकि सागरीय सतह से वायुमंडल, वायुमंडल से स्थलीय सतह महाद्वीपीय भाग तथा स्थलीय सतह से पुनः सागरीय भाग में जल के चक्रीय रूप से संचरण को जलीय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि पहले वायुमंडल और वायुमंडल से स्थलीय सतह यानी द्वीपीय भाग, द्वीपीय से स्थलीय सतह और स्थलीय से फिर पुनः सागरीय भाग में जो जल का चक्र होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, जल या जलीय चक्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जलीय चक्र में क्रियाओं का क्रम इस प्रकार है, पहले वाष्पीकरण, फिर वाष्पोर्जन, फिर वर्षण, फिर अंत है स्पंदन और धरातलीय प्रवाह। पहले क्या होगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर वर्षण होगा, फिर अंत स्पंदन और फिर धरातलीय प्रवाह देखने को मिलेगा। अतः स्पष्ट है कि जल में वाष्पीकरण से एकदम पहले ताप आता है। स्पष्ट हो गया कि जल में आपके वाष्पीकरण से पहले क्या आएगा, ताप आएगा। उसके बाद क्या होगा, वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन और फिर अपने आप जब बादलों का बड़ा समूह बन जाएगा, जब उनकी अपनी जो कार्य क्षमता उससे अधिक उनमें वजन हो जाता है तो वो वर्षा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन आता है? इनमें से बताना है बैक्टीरिया, मुख्य उपभोक्ता, मांसाहारी या पादप, कौन सा आता है? बताओ फटाफट कौन सा आता है। बिल्कुल, तो पहले की बात कर रहा है, पहले पोषण स्तर में जो हमें देखने को मिलता है वो कौन मिलता है, वो आपका पादप देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, कौन मिलते हैं, पादप देखने को मिलते हैं। वह स्तर जिनसे दूसरे होकर आहार ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण या गमन होता है, पोषण स्तर कहलाता है। जैसे पेड़ को चूहे ने खाया, चूहे को फिर बिल्ली खाएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, एक से दूसरे में ऊर्जा स्थानांतरण हो रही है और गमन हो रहा है, इसी को हम पोषण स्तर कहते हैं। और पोषण स्तर की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। और यही श्रृंखला क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। पोषण स्तर प्रथम में पादप आते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, सवाना या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बिल्कुल, तो जो ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। किसको माना जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। वापस याद रखना, ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में किसे जाना जाता है, ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में किसे जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को। आगे क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय निक किसका संकेत करता है? पारिस्थितिकीय निक किसका संकेत करता है? ठीक है, ऑप्शन ए मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका का, मनुष्य तथा पौधे की अंतः निर्भरता का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल पारिस्थितिकीय निक है जो संकेत करेगा वो आपके किसके ओर करेगा, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका के प्रति। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरणों के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, ये वह है जिसके अंदर समस्त जीवों का, भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने यह अवधारणा दी कि वर्तमान भूत की कुंजी है? बिल्कुल किसने दी थी, तो बिल्कुल किसके द्वारा दी गई थी, हट्टन के। इसके बारे में हमने चर्चाएं भी कर ली कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक थे जेम्स हट्टन थे, और जेम्स हट्टन ने 1785 ईस्वी में एक रूपतावाद की संकल्पना की। एक रूपतावाद जेम्स हट्टन ने 1785 में, और इन्होंने क्या कहा था, वर्तमान भूत की कुंजी है।
इनके अनुसार वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे। इन्होंने क्या कहा था, जो अभी वर्तमान में प्रक्रम चल रहे हैं वो पहले इतिहास के अंदर भी वही चल रहे थे, ठीक है, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। पहले इतनी मात्रा में नहीं चल रहे थे, अब अधिक मात्रा के अंदर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। रिटर के अनुसार इस उपागम को की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। रिटर के अनुसार इस उपागम को की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय, क्षेत्रीय, स्थानिक या उद्देश्यवादी। क्या कहते हैं तो? उद्देश्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ी सी व्याख्या कर लेता हूँ उसके उद्देश्यवाद के लिए करके। उद्देश्यवाद के समर्थक समाज की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए तथा भूगोल की यथार्थता को निश्चित करने के लिए मूल्य आधारित प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। उद्देश्यवाद एक दर्शन है जिसके अनुसार अर्थ तथा ज्ञान की परिभाषा उनके अनुभवों से दी जाती है, ठीक है। गया वापस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, उसको बाद में देख लेना है ना, 23 पर देख लेना, बाद में देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन है ना। आगे हमारे सामने संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है? संसाधन की जो तनन क्षमता है क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है अधिक उत्पादन की क्षमता को। तनन क्षमता पूछे तो संसाधन की अधिक क्षमता को क्या करती है? ये इंगित करती है, ठीक। क्योंकि वह तत्व या स्रोत जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूरी करने में सक्षम है संसाधन कहलाता है। वो सभी प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो वो क्या कहलाती है? वो आपके संसाधन कहलाती है। और संसाधन की तनन क्षमता अधिक उत्पादन की क्षमता का संकेत करती है। संसाधन की जो तनन क्षमता है वो अधिक उत्पादन की क्षमता का संकेत करती है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 27वां क्या कह रहा है। 27 में है बोन-थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है? हमें पता है बोन-थ्यूनेन के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था उसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा है जो कि भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रम में से सही है। बाजार बागवानी, ताज़ा दूध ईंधन, काष्ठ, गहन फसल खेती। इन्होंने हम देखते हैं तो 6 पेटियाँ बताई थी। कितनी पेटियाँ बताई थी? 6 पेटियाँ बताई थी। और इन पेटियों के लिए क्या कहा था कि जैसे जैसे इस नगर से दूर होते जाएंगे इनकी लाभ की प्राप्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल जब हम पहले की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा? बाजार बागवानी, ईंधन एवं काष्ठ, गहन फसल खेती, बाजार बागवानी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहली पेटी बताई थी इन्होंने साग सब्जी की। किसकी? साग सब्जी वाली। और साग सब्जी के दूसरे बाद की नंबर की जो पेटी बताई थी वो बताई थी काष्ठ उत्पादन की, ठीक है ना। तो इसमें साग सब्जी पहले है नहीं तो पहले स्थान पर क्या आएगा? अपने पहले स्थान पर आएगा काष्ठ भी नहीं है इसमें, ईंधन एवं काष्ठ का तो बताया था। पर गहन फसल कृषि, बाजार बागवानी नहीं होती फिर, एवं ताज़ा दूध ये तो होता ही नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। गहन खेती होती नहीं है, ये तीसरी पेटी में होती है। ये बागवानी ताज़ा दूध होता है लेकिन गहन फसल खेती और इष्टकादन होती है सेकंड पेटी के अंदर, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन ये इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले बागवानी एवं ताज़ा दूध, फिर इसके बाद में ईंधन व काष्ठ के लिए लकड़ी, फिर गहन कृषि और पशुपालन देखने को मिलता है। फिर देखने को मिलता है हमें 1/3 जो कृषि प्रणाली है वो 1/3 कृषि प्रणाली देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है आपको क्या? विस्तृत पशुपालन। क्या देखने को मिलता है? विस्तृत पशुपालन। और जो 7वीं पेटी बताते हैं वो 7वीं पेटी को क्या बताते हैं? बंजर पेटी बताते हैं। थोड़ा सा देख लें पहले की तरह।
देखिए पहले को कहा था साग सब्जी उत्पादन की पेटी, जो नगर के सबसे पास में है साग सब्जी उत्पादन की पेटी। फिर कहा था ईंधन के लिए लकड़ी, क्या ईंधन के लिए लकड़ी। जब ईंधन के लिए लकड़ी हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अन्न का उत्पादन, क्या करेंगे, अन्न का उत्पादन। जैसे ही अन्न का उत्पादन होगा फिर करेंगे चारागाह एवं प्रतिभूमि के साथ सस्यावर्तन, ठीक है, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं हम 1/3, यानी 1/3 भूभाग परती रहेगा, 1/3 भाग पर कृषि होगी, 1/3 भाग कैसे रखा जाएगा, आपके परती के रूप में रखा जाएगा। वापस 1/3 परती, 1/3 चारागाह, 1/3 पर कृषि की जाएगी। फिर त्रिक्षेत्र पद्धति है और फिर पशुपालन है। फिर क्या देखने को मिलता है, पशुपालन। आगे क्वेश्चन नंबर 28, संसाधन सृजन किसका परिणाम है, संसाधन सृजन किसका परिणाम है। बिल्कुल प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतः क्रिया का, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। संसाधन सृजन प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंतः क्रिया का क्या है, परिणाम देखने को मिलता है। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है। ऊर्जा संसाधन के उपयोग की जो प्रक्रिया में है उसमें अंतिम अवस्था क्या है, तो अंतिम अवस्था है अपशिष्ट सामग्री का निपटान। क्या है, अपशिष्ट सामग्री का निपटान। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपकी अपशिष्ट सामग्री का निपटान। क्या, अपशिष्ट सामग्री का निपटान। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था अपशिष्ट सामग्री का निपटान है, ठीक है। और आज के वैज्ञानिक युग में किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ पनपते हुए उद्योग धंधों पर निर्भर करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है वो कहाँ किस पर निर्भर करती है, वहाँ पर जो उसके उद्योग धंधे स्थापित हैं वहाँ, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम उद्योग हो गया, चीनी मिल हो गई, इत्यादि उद्योग धंधे अपशिष्ट सामग्री निकलती है। चलिए आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया है। किसने किया था, वो आपके टॉफे, मॉरेल तथा गोल्ड ने। कौन सा, अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, टॉफे, मॉरेल और गोल्ड को दिया जाता है, ठीक। परिवहन जाल भौतिक स्थितियों के वर्ग होते हैं जो विभिन्न भागों द्वारा अंतर समायोजित होते हैं। क्या होते हैं, अंतर समायोजित होते हैं। टॉफे, मॉरेल तथा गोल्ड ने अनुक्रमिक विस्तारण परिवहन नेटवर्क मॉडल को विकसित किया है। याद रखना आपके कौन सा, तो टॉफे, मॉरेल और गोल्ड ने क्या किया है, परिवहन मॉडल को विकसित किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था। बिल्कुल इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था, तो किसने दिया था आपके, ये मैकेंडर ने। किसने, मैकेंडर के द्वारा। मैकेंडर ने 1904 में अपने निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी, मैकेंडर ने 1904 में अपने निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी में हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। और मैकेंडर ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि समुद्री शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो समुद्र की शक्तियाँ हैं वो क्या होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, और अंतिम विजय महाद्वीपीय शक्तियों की ही होगी। और जो अंतिम विजय है वो किसकी होगी, महाद्वीपीय शक्तियों की होगी। उन्होंने विश्व के स्थलीय क्षेत्र को 3 स्तरों में व्यक्त किया है, जिसके नाम निम्न है, हृदय स्थल, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी, बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी, ठीक है। और मैकेंडर की हम बात करते हैं, संशोधन किया था 1919 में और लास्ट किया था 1943 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने जो पेटियां बताई थी ये आपके रूस वाला पार्ट, ठीक है। इसका पहला नाम दिया था इन्होंने हृदय स्थल पेटी, ठीक है ना, और ये यूरोप तक जाती है। उसके बाद में इंडिया के पास वाले क्षेत्र को, ठीक है, इधर हिमालय रेंज से अलग करता है, और ये इंडिया, इसको क्या बताया था, इसको बताया था आंतरिक अर्धचंद्राकार की पेटी। और फिर लास्ट वाले में बताया था इन्होंने सारे के सभी को, सभी महाद्वीपों को, यहाँ से आपके अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र
किस में बताया था? बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी में। वापस से रूस यूरोप वाला क्षेत्र बताया था इन्होंने हृदय स्थल के अंदर। दूसरे में बताया था आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटियाँ। तीसरा बताया था बाह्य अर्धचंद्राकार पेटियाँ, जो कि आपके सभी महाद्वीपों के अंदर विद्यमान होती है। इन मैकेंडर का आखिर सिद्धांत कहता क्या है? मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत कहता है कि आपके जो ऊपर वाली पहली पेटी है वो सर्वाधिक सुरक्षित है, लेकिन आजकल अब रेल मार्ग और परिवहन के हो जाने के कारण जो घोड़ों वाली सिद्धांत संकल्पना की थी वो आज थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना उस समय के हिसाब से देखा जाए तो अंत जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था मैकेंडर ने वो उचित साबित होता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 32 की। चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? ठीक है, खंडित में, लंबाकार में, सहंत लंबाकार में या बी में? तो खंडित लंबाकार में। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित चिली अपनी आकृति के अनुसार खंडित लंबाकार वर्ग में पड़ता है। चिली में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का सर्वाधिक अधिकांश भाग देखने को मिलता है। एक फैक्ट और याद रखना, यहाँ से हमारी ये है हमारी साउथ अमेरिका, ठीक है ना, इसी में देखने को मिलती है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक भाग जिससे देश के अंदर दिखाई देता है कौन सा है? चिली। और चिली कैसा दिखाई देता है हमें? अधिकांशतः खंडित लंबाकार वर्ग के रूप में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो? शिशु मृत्यु दर। क्योंकि प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों को छोड़ करके जीवित बच्चों की संख्या है, और जिनमें से जीवित बच्चों में से 1000 में से कितने की डेथ हो जाती है, उन डेथ को क्या कहेंगे हम? शिशु मृत्यु दर। क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, आगे किसी निश्चित क्षेत्र एवं समयावधि में मृत्यु या मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहलाता है, और जबकि किसी क्षेत्र में समयावधि में मृत्यु या मृतकों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर के, किसको? अवरोही क्रम को लेकर के राज्यों की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है सबसे अधिक? हाँ बिल्कुल, अवरोही क्रम में बताना है। किसमें बताना है? आपको अवरोही क्रम में बताना है, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे अधिक केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा के अंदर साक्षरता दरों का अवरोही क्रम देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप सभी के सभी बताने का प्रयत्न करें। ठीक, बताएं फिर व्याख्या करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो क्वेश्चन नंबर 35 से पहले हम थोड़ी सी व्याख्या कर लें उसकी। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों का सही क्रम निम्न है: केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल में 94%, लक्षद्वीप में 91.85%, मिजोरम में 91.33% देखने को मिलता है साक्षरता दर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? इनमें से बताना है क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। ठीक है, गहन खेती, खनन तथा उत्खनन, स्वच्छंद उद्योग और स्थानांतरित कृषि।
बिल्कुल। तो क्या देखने को मिलता है इसमें, हमें स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत एक क्षेत्र में 2 या 3 खेती की जाती हैं। तत्पश्चात उनकी उर्वरक क्षमता समाप्त होने पर भूमि परती छोड़ दी जाती है और इस भूमि को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर यही प्रोसेसिंग वापस से अपनाई जाती है। ये हमारे दक्षिणी एशिया के साथ साथ जो आदिवासी जनसंख्या है, जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, वो अभी भी इस खेती को क्या कर रहे हैं, इस खेती का प्रयोग कर रहे हैं। इसको स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है, पर्यावरण के दुश्मन कृषि कहा जाता है। ठीक है, और भारत की बात करें, असम के अंदर इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में बालरा या बात्रा कहा जाता है, दजिया मैदानों में करोगे, चिमाता अगर आप पहाड़ों में करते हो। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में इसे पोणम कहा जाता है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में देप्पा कहा जाता है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो आधार क्या है वो आपको बताना है। तो उच्चावच मृदा अपवाह, वर्षा ऋतु, तापमान, कृषि क्षेत्र, वनस्पति मृदा तथा भूमि उपयोग, और फिर उच्चावच भूमि उपयोग तथा निबल बोया गया क्षेत्र क्या है? बिल्कुल सभी के सभी अच्छे। वर्षा ऋतु और तापमान और कृषि क्षेत्र क्या रखा गया है? योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार है। कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए उन्होंने किस किस को अपनाया है? आपके वर्षा ऋतु को अपनाया है, फिर तापमान को अपनाया है, फिर कृषित क्षेत्र को अपनाया है। बिल्कुल याद रख लेना, भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 15 है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 37 की ओर। महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? महानगरीय क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में है वो आपको बताना है। आकारी संगामी क्षेत्र में, एकल उद्देश्य क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में, कार्यात्मक क्षेत्र में। तो बिल्कुल कार्यात्मक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिसके संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक दशाओं से एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन विकसित होता है। क्या होता है? एक विशेष संपूर्ण भूभाग है, उसके अंदर विशेष प्रकार की प्राकृतिक दशाएं देखने को मिलेंगी, तो उसी पर वहाँ विशेष प्रकार का क्या होगा? आर्थिक जीवन विकसित होगा। ठीक, आगे बात करूं, जिन क्षेत्रों में एक समान प्रकृति तत्व या प्राकृतिक कारक पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन क्षेत्रों में एक समान तो प्राकृतिक तत्व देखने को मिले और उसे प्राकृतिक कारक पाए जाते हैं तो उन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे भूमध्यरेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश भी एक जैसा देखने को मिलता है। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित में से किसने भारत को नियोजित प्रदेशों में विभाजित किया है? किसने किया है? OH के सपेट ने, RL सिंह ने, LD स्टैंप ने, RP मिश्रा ने। बताइए फटाफट किसने किया है? बिल्कुल सभी के सही जवाब RP मिश्रा के द्वारा। और RP मिश्रा ने भारत को 13 वृहद और 36 मध्यम प्रदेशों में विभाजित किया है। इनके विभाजन का आधार आर्थिक विकास स्तर, संसाधनों का वितरण तथा उपयोग है। क्या है? आर्थिक विकास स्तर, संसाधनों का वितरण और उपयोग आदि है। ठीक है ना, इनके आधार पर इन्होंने किया 13 तो वृहद में और 36 आपके मध्यम में। किसने किया था? तो RP मिश्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था? तो कौन सी में था जिसमें प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था? तो वो कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में समानता के बेहद अवसरों का विकास तथा आय एवं संपत्ति के संदर्भ में विषमताएं कम करना, साथ ही धन के समान वितरण की उचित व्यवस्था करना आदि प्रमुख उद्देश्य शामिल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत विकास का संगठक नहीं है? शाश्वत विकास का संगठक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, अंतःपीढ़ी स्थानांतरण बिल्कुल है, सामाजिक न्याय बिल्कुल है और अंतर प्रादेशिक स्थानांतरण बिल्कुल है, लेकिन अन्य
अन्य इष्टतमेतर संसाधन उपयोग इसका क्या है, संगठक नहीं है। तो वापसी याद रखना है क्या, शाश्वत विकास का संगठक। पहला अंतः पीढ़ी स्थानांतरण, सेकंड है सामाजिक न्याय, थर्ड है अंतः प्रादेशिक स्थानांतरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और क्या है, 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की प्रमुख स्पेसीज है, वो कौन सी है, 1600 मीटर और 3300 मीटर। इन दोनों के मध्य कौन सी स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, वो हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल कौन सी हैं, सागौन, सागवान, साखू, सैंडलवुड, रोजवुड, ओक, चेस्टनट, चील नहीं। कौन कौन सी हैं, सिडार है, पाइन है, साइन है, सिल्वर फर है और स्प्रूस है। ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं, 1600 मीटर से अधिक और 3300 मीटर से कम ऊंचाई पर। कौन कौन से, सिडार, फाइन, साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस। ये यहाँ की क्या है, शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज है। ठीक है, और हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इनका विकास रुक जाता है। इनका विस्तार असम से कश्मीर तक पाया जाता है। याद रखना, इनका विस्तार भी कहाँ से, असम से कश्मीर तक देखने को मिलता है। यातायात के साधनों के अभाव, दुर्गमता, पर्वतीय क्षेत्रों का अल्प विकास होने के कारण पर्वतीय वनों का उचित दोहन नहीं हो सका। ठीक है ना, इनका उचित दोहन था वो नहीं हो सका। चलिए अब आया तुम्हारी इंडियन ज्योग्राफी से। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं, वो आपको बताना है। बुंदेलखंड में कौन कौन से राज्यों के हिस्से यानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है किसका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। ठीक, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्यों के हिस्से आते हैं। और बुंदेलखंड पठार उत्तर में यमुना नदी, ठीक, और दक्षिण में विंध्यन पठार, ठीक है। उत्तर पश्चिम में चंबल नदी, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों द्वारा सीमांकित है। दक्षिण पूर्व में किसके, पन्ना और अजयगढ़ श्रेणियों के द्वारा सीमांकित है। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, बुंदेलखंड पठार। ठीक, और उत्तर पूर्व में गंगा यमुना के जलोदक तथा दक्षिण पश्चिम में दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमें गंगा यमुना का क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 और 43 क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में से द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। तो कौन सा पड़ता है, बिल्कुल कौन सा पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका द्रास। कौन सा, द्रास विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। और द्रास भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में पड़ता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख। और द्रास लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। द्रास को क्या कहा जाता है, लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के या जम्मू कश्मीर के। तो बिल्कुल किसके अंतर्गत आता है, आपके जम्मू कश्मीर के। क्योंकि भारत में जितनी भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उनका 40% भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। 40% सिंचाई किससे की जाती है, सिर्फ नहरों के द्वारा। भारत में नहरों से सिंचाई मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य में होती है।
परंतु उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो क्या होता है, सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है किसके माध्यम से की जाती है, नलकूपों के माध्यम से की जाती है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर इत्यादि प्रमुख नहरें हैं। ठीक है, आगे कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती हैं। क्या पूछ रहा है, कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां हैं जो पृथक करती हैं, तो कौन सी करती हैं, बृहद हिमालय श्रेणी वाली। क्योंकि कश्मीर घाटों को सिंधु घाटी से बृहद हिमालय पृथक करती है और ये श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है। बिल्कुल, यहाँ तो है नंगा पर्वत और यहाँ से है आपके यहाँ पर नामचा पर्वत। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या देखने को मिलता है, हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे बात करें इसकी लंबाई 250 किलोमीटर जबकि औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। किसकी, तो ये हमें कश्मीर घाटी की। आगे कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के मध्य हिमालय के बीच फैली हुई है। किस किसके, एक तो जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल यानी कि जो मध्य हिमालय के अंदर स्थित है उसके बीच में फैली हुई है। कश्मीर घाटी में हिमनद उत्पत्ति के साथ चीका मिट्टी के निक्षेप भी पाए जाते हैं। चीका मिट्टी के क्या पाए जाते हैं, निक्षेप भी पाए जाते हैं जिन्हें करेबा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, करेबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर घाटी के अंदर स्थित है और आपके मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त है। बताइए कौन सी है। विभिन्न भूमि के उपयोगों का अनुपात है उसे क्या करना है, निरूपित करना है। तो उनमें से बताना है कि कौन सी उपयुक्त है। बिल्कुल कौन सी है, पाई आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है। वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है, तो किसका करती है, सदृश्य मॉडल का। किसका, सदृश्य मॉडल का। आगे चलते हैं, विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है। विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है वो हमें बताना है। तो वो क्या है, विचलक या विचलन गुणक। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विसरण का तुलनात्मक माप विचलक गुणन है क्योंकि मानक विचलन की गणना में किसी भी बीजगणितीय चिन्ह की अवहेलना नहीं की जा सकती। किसमें, मानक विचलन की जब गणना की जाती है उसमें किसी भी बीजगणितीय चिन्ह की क्या नहीं की जा सकती, अवहेलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि मानक विचलन सदैव समांतर माध्य जो स्वयं एक आदर्श माध्य है के आधार पर परिकलित किया जाता है। आगे, दो या दो से अधिक सम्यक श्रेणियां के अपकिरण की तुलना करने में मानक विचलन परम उपयोगी है। दो या दो से अधिक की तुलना करनी है तो उसमें मानक विचलन क्या है, सबसे उपयोगी है। ये माप श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है। और ये क्या है, ये माप है वो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, यदि आप मानचित्र को RF1:5500 5500 पर बनाया जाता है और यदि मानचित्र को छोटा करके आधा किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रातिनिधिक अंश सही होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 1/2 इसको 1/5500 इंटू 1/2 यानी 1100 11,000 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन है हमारे सामने, कथन सही कथन का हमें चयन करना है। चलिए करिए चयन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डाटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण एजेंसी है। ठीक, ऑप्शन बी
सॉरी बी कथन दूसरा है नासा डिकोडेड डेटा NNRMS को भेजती है, जिसकी गतिविधियां विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा मार्गदर्शित होती हैं। अब हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन से सही है? तो भाई साहब ना तो आपका एक सही है ना आपका दो सही है, ठीक है ना, दोनों ही क्या है, गलत। हम थोड़ा सा और एक और बात कर लेते हैं, एक पेज रह गया था हमारा शायद 23वें नंबर, ठीक है। चलिए तो 1 मिनट वेट करें आप, मैं उस पेज को ले आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आज की क्लास बस एक पेज और हो जाए अपना, फिर चलते हैं। बिल्कुल आ गया, चलिए बताइए। हाँ व्याख्या तो क्या पढ़ना, तुम फिर चक्कर पड़ जाओगे, वो किसकी व्याख्या थी। हालांकि हमने उद्देश्यवाद से पूछा था, उद्देश्यवाद एक दर्शन है जिसके अनुसार अर्थ तथा ज्ञान की परिभाषा उनके अनुभव की भूमिका के आधार में संदर्भ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा रह गया था उसको बात कर लेते हैं। हॉटसॉन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की है? किसने की है? तो रिस्तोफेन ने। किसने? रिस्तोफेन। और ये जर्मन भूवैज्ञानिक फर्डिनेंड वॉन रिस्तोफेन की प्रमुख पुस्तकें थी, चीन का भूगोल, शीलकृत विज्ञान, आर्थिक एवं खनिज भूगोल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका किस भूगोलविद्ता ने जोर दिया? यानी मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलविद्ता ने जोर दिया है? तो किसने दिया है? हटिंगटन ने। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हटिंगटन की प्रमुख पुस्तक निम्न है: सिविलाइजेशंस एंड क्लाइमेट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पल्स ऑफ एशिया और मेन्स ऑफ सिविलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। ये विचार है कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान अधिकांश उत्तरी यूरोप हिम या बर्फ की चादर से आच्छादित था, कि वैधता समाप्त स्थापित करने का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? अगासिज को। किसको? अगासिज को दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैंक ने ढाल प्रतिस्थापन मॉडल तथा अपवर्तन चक्र से संबंधित सिद्धांत दिया था। किसने? फ्रैंक ने। किससे? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल तथा अपवर्तन चक्र से संबंधित सिद्धांत का काम देने का किसने किया था? फ्रैंक ने। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सीधा पढ़ते हैं कथनों को। महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है। कारण? क्योंकि प्रवास, आयु तथा लिंग चयनात्मक है। बिल्कुल, बताइए क्या पूछ रहा है अब हमसे? क्या पूछा कि कौन से सही हैं? तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, क्योंकि महानगरों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश प्रवास होता है और ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों को होने वाले प्रवास का मुख्य कारण रोजगार तथा शिक्षा होती है। रोजगार हेतु अधिकांश वयस्क पुरुष आते हैं, जिस कारण से महानगरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 60+ की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में किसके बीच पड़ता है? तो किसके बीच पड़ता है? आपके 5 से 10% के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? इनमें से कौन सी प्रवास धारा है जो अधिकतम प्रवास का क्या करती है? अनुभव करती है। तो ग्रामीण से ग्रामीण। आगे क्वेश्चन नंबर 24,
21वीं सदी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? तो बिल्कुल कौन सा? बादशाह नगरी या एक्यूमेनोपोलिस। 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व या सार्वभौमिक शहर को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? तो कौन सा करता है? बादशाह नगरी या एक्यूमेनोपोलिस। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 25। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? तो कौन सा करता है? 1.0। ठीक है, ये अधिवास का जो यादृच्छिक वितरण है वो प्रस्तुत करता है। तो ये तो थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको लेकर के हमने चर्चा कर ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।